स्वागत दोस्तों, अगर चैनल के साथ किसान जहां पे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार के अंदर महागठबंधन को कम से कम 10 से 12 सीटों का हो सकता था नुकसान और मोदी को एक रखा है प्लेट पर। मिलने वाले मुद्दे से बीजेपी को कैसे तगड़ा झटका देकर इंडिया गठबंधन ने अपनी कम से कम 10 से 12 सीटें बचा ली है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, बताएंगे इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश की पार्टी ने किया है एक बड़ा कमाल। दोस्तों के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट जहां पर बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन की पार्टियों को उनका सिंबल दे दिया गया है। दोस्तों के साथ में नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध मारी है इंडिया गठबंधन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने। दोस्तों अचानक से शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता की गिरफ्तारी को लेकर भी पंजाब में हुआ है नया विवाद। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों हार के बावजूद बीजेपी के लोग हिंदू एकता की ताल ठोक रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बदलने की कर रही है बीजेपी कोशिश। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिहार के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, नीतीश कुमार का टाइम आ चुका है, उनकी सरकार जाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नहीं चाहिए बिहार में एनडीए सरकार लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। दोस्तों जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच में सारी पार्टियों की ओर से कोई ना कोई रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बात जो निश्चित तौर पर दिखाई दे रही थी वो ये कि जैसे जैसे बिहार के विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे लालू यादव जी के परिवार के अंदर आपसी फूट डालने के लिए एनडीए गठबंधन और बीजेपी के लोग जरूर तेज प्रताप यादव के मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों खबर ये थी कि तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन से कई सारे ऑफर भी दिए जा रहे हैं। एनडीए वालों को लग रहा था कि अगर तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी या उनके सहयोग से अगला विधानसभा का चुनाव लड़ जाए तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में आपस में विवाद को बढ़ाया जा सकता है और लालू यादव के परिवार के अंदर फूट डालकर पूरे चुनाव को डिरेल किया जा सकता है। क्योंकि भाजपा और एनडीए गठबंधन वालों को पता है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के परिवार के अंदर आपसी विवाद होगा तो फिर गठबंधन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरे बिहार की 60% सीटों पर इंडिया गठबंधन की सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों ऐसे में आरजेडी की सबसे बड़ी भूमिका है, इसीलिए लालू यादव जी के परिवार के अंदर आपसी फूट डालने की एक बड़ी साजिश रची गई। दोस्तों आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को जब पार्टी और परिवार से निकाला गया तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव पर डोले डालने की कोशिश की जा रही थी और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए वाले अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों लेकिन तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पर अपने पिता लालू यादव का सम्मान करते हुए तेजस्वी यादव का आशीर्वाद देते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो वश की किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्तों इसके बाद खबर आती है कि तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉलिंग की है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को। दोस्तों वीडियो कॉल पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तेज प्रताप यादव ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हुई है। इस दौरान बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा की गई है, यानी ये बड़ी बात है। दोस्तों वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से बिहार के चुनाव को लेकर उनके हालात के बारे में चर्चा हुई है। अखिलेश यादव हमेशा से मेरे दिल के काफी करीबी रहे हैं और आज जब मेरा हाल चाल जानने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा कि जैसे मैं इस बड़ी लड़ाई में अकेला नहीं हूं। तेज प्रताप यादव के इसी बयान से एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की साजिश को सफल नहीं होने देंगे दोस्तों, बल्कि विफल बनाने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि जो वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव से चर्चा हुई है तो इसका मतलब संकेत है कि अखिलेश यादव की पार्टी में जल्द शामिल हो सकते हैं तेज प्रताप यादव। और क्योंकि वो साधारण भाषा में बोलते हैं और गांव देहात में काफी पॉपुलर है तो अगर कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो आराम से जीत भी सकते हैं। दोस्तों ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते, तो उनके पास केवल एक बड़ा विकल्प है और वो है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बिहार पर चर्चा करने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली सीट बिहार से मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को अलग अलग राज्यों के अंदर अपने आप को विस्तार करना है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस चाहिए और तेज प्रताप यादव को एक ऐसी पार्टी चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ती हुई पार्टी हो, जिसके टिकट पर वो चुनाव में लड़े तो उनको आराम से जीत मिल सके। और क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, 2015 में उन्होंने हाजीपुर के महुआ सीट से चुनाव जीता था, इसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया था दोस्तों, फिर महुआ से जीते। लेकिन इस बार हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार ना उतारे या फिर महागठबंधन को यह सीट चली जाए दोस्तों। लेकिन ये सीट क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की एक मजबूत सीट है, यहाँ से आराम से राष्ट्रीय जनता दल का कोई कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, तो समाजवादी पार्टी हो सकता है कि यहाँ से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार दे दोस्तों। और तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो ये लगभग आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जैसा होगा, तो आराम से वो अपने समीकरण को साध कर यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो एक तरीके से एक बड़ा और अच्छा फैसला ले रहे हैं तेज प्रताप यादव। अगर आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए और ये एनडीए गठबंधन वालों की तैयारी को तगड़ा झटका है, जो विचार कर रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव से जुड़े मामले को लेकर बीच चुनाव में मोदी से बयान दिलवाएंगे और उसके बाद पूरे चुनाव में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये विवाद अब ज्यादा दूर तक ये खींच नहीं पाएंगे दोस्तों। एक तरीके से इनको तगड़ा झटका है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महागठबंधन की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को आखिरकार वही चुनाव चिन्ह मिल गया है जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे दोस्तों। मुकेश सहनी को बड़ी जीत मिली है। चुनाव आयोग ने उनके नए चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया है। वीआईपी पार्टी को
पुराना वाला नाव चुनाव चिन्ह वापस लौटा दिया गया है दोस्तों। विधानसभा चुनाव 2025 में फिर से नाव चुनाव चिन्ह पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों। ये अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि ये सिंबल है उनके लिए। निषाद समाज के वोट लेते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि निषाद समाज से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण को अपना सिंबल बनाया जाए, और बिल्कुल वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और चुनाव आयोग से ये बड़ी मदद मिली है वीआईपी पार्टी को। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार की राजनीति में एक और सियासी उलटफेर हो गया है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार के साथ उठने बैठने वाले और पूर्व मंत्री और नीतीश कुमार के लिए कुशवाहा समाज के वोट जुटाने वाले रेणु कुशवाहा और उनके पति को आरजेडी में शामिल करवाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के लिए एक और कुशवाहा समाज से आने वाले नेता जाप के नेता राघवेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। ये नीतीश कुमार के लिए 2025 के चुनाव से पहले एक और संकट है दोस्तों, क्योंकि समाज के कई सारे बड़े नेता जो नीतीश कुमार को वोट लाकर देते थे वे सारे के सारे अलग थलग होने लगे हैं, और कुशवाहा समाज के वोट तो नीतीश कुमार से छिटक चुके हैं। यही बड़ा कारण है कि वो अपना प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा समाज का बना रहे, ताकि वोटों को साधने की कोशिश की जाए। वहीं पर बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र को लेकर गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका की सुनवाई में कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने आरोप तो लगाए हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, सबूत नहीं है। हालांकि दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट आई थी उसे लेकर सबूत के तौर पर इकट्ठा करके जज के सामने रखना चाहिए था। देखते हैं क्या दोबारा याचिका दाखिल की जाएगी। वहीं पर पंजाब के सतर्कता ब्यूरो ने मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में 25 स्थानों पर छापेमारी की और वरिष्ठ अकाली नेता और सुखबीर बादल के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। मजीठिया की पत्नी और अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया ने दावा किया है कि विक्रम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों उपचुनाव में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अब पंजाब के अंदर अकाली दल के नेता पर बड़ी कार्रवाई करके संकेत दे रही है कि आने वाले चुनाव से पहले वो अकाली दल को लगभग खत्म करने की कोशिश करेगी दोस्तों। और अकाली दल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसे गठबंधन में जाना पड़ेगा। तो एक अलग तरीके की राजनीति अब पूरे पंजाब में देखने को मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में नादिया जिले के कालीगंज के विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर 50,000 के अंतर से जीत हासिल कर ली दोस्तों। लेकिन बीजेपी के लोग अपनी हार मानने की जगह दावा कर रहे हैं कि हिंदू मतदाता यहां पर एकजुट हो गए। टोटल 58% के आसपास मुस्लिम मतदाता और 42% के आसपास हिंदू मतदाता है, जिसमें से 75% लोग यानी हिंदू मतदाता बीजेपी के साथ में आ गए हैं। भाजपा यह दावा कर रही है दोस्तों, उनका मानना है कि बंगाल में हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है बीजेपी के पक्ष में, और इसीलिए भाजपा 26 के चुनाव को लेकर उम्मीद जता रही है दोस्तों। हालांकि बीजेपी के लोग कितनी कोशिश कर ले बंगाल में चाहे 100% हिंदू वोटों को कंसोलिडेट कर ले, अंततोगत्वा उन्हें बाहरी पार्टी के तौर पर ही देखा जाता है। बंगाली लोग कभी बीजेपी जैसी बाहरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, और वो भी गुजरात वाली पार्टी को। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। वहीं पर एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के पुणे में महिला पुलिस अधिकारी से छेड़खानी के आरोप में बीजेपी के नेता के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। ताजा मामला पुणे से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी के एक गुंडे ने महिला पुलिसकर्मी से शरेआम छेड़खानी की है दोस्तों। सरेआम छेड़खानी की है वो भी तब जब महिला पुलिसकर्मी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर थी। देश में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आते हैं, जिनमें बीजेपी के नेता या उससे जुड़े हुए लोगों के नाम, सत्ता समर्थक लोगों के नाम सामने आते रहते हैं। लेकिन ये सब जानकर भी महिला समान और सशक्तिकरण की खोखली बातें करने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता खामोश रहते हैं। ये बीजेपी की उसी ओछी और महिला विरोधी मानसिकता का नतीजा है, जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। यही बीजेपी की असली चाल, चरित्र और चेहरा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के धर्मशाला से पांडे हाता तक निर्माण विरासत गलियारे के मुआवजे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई है दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले की गाड़ी के ऊपर भी पथराव के आरोप लगे हैं दोस्तों। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर लेकर प्रदर्शन किया है। विधायक ग्रामीण विपिन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की है। धर्मशाला बाजार नखास होते हुए घंटा घर तक पीडब्ल्यूडी द्वारा विरासत गलियारा विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन बड़े पैमाने पर दुकानों को तोड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि दुकान मकान से लेकर जमीन की कीमत के मुकाबले मुआवजा कम दिया जा रहा है। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों निरीक्षण करके मुआवजे को लेकर आश्वासन दिया था। मंगलवार की देर रात बीजेपी के विधायक विपिन सिंह ने व्यापारियों से अलग अलग वार्ता की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि व्यापारियों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके लिए शुक्रवार को कैंप लगाकर विवादों के निस्तारण की तैयारी की गई। बुधवार को सपा के प्रतिनिधि मंडल के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलने पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर को लेकर इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता आता है तो उसके सामने बवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर दुकानदारों से मुलाकात नहीं की जाएगी तो उनके बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा होगी, कैसे पता चलेगा कि भाजपा की सरकार कैसे आम जनता को प्रताड़ित कर रही है। या तो मुआवजा दे, मनमर्जी का मुआवजा दे, या फिर बीजेपी सरकार को एक्सपोज करने पहुंचे विपक्ष के नेता को ऐसा काम करने देना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों इस तरीके के बीजेपी के नेताओं के व्यवहार पर लिखकर अपनी राय जरूर
जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर समृद्धि महामार्ग का एक स्ट्रेच, फाइनल स्ट्रेच 5 जून 2025 को इनॉग्रेट कर दिया दोस्तों। और बीजेपी का दावा था कि ये जो समृद्धि महामार्ग का फाइनल स्ट्रेच है, इससे लोगों को सुविधा मिलेगी दोस्तों। लगभग 20 दिन के बाद लोगों ने देखा कि थोड़ी सी बारिश हुई तो इसमें कई सारे गड्ढे पड़ गए, यानी जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करके रोड बनाए गए। उस सड़क की क्वालिटी इतनी कम है दोस्तों, इतनी कम है कि उस सड़क के अंदर इतने सारे गड्ढे हो गए हैं कि लोग अब गड्ढे से ही परेशान हो गए। ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आप भी मानते हैं कि नया एक्सप्रेसवे या फिर रोड बनना और उसके कुछ दिनों के बाद उसमें गड्ढे हो जाने का मतलब ही होता है कि जमकर जनता के पैसे लूटे गए हैं और लो क्वालिटी का रोड बना दिया गया है। लिखकर जरूर बताएगा अपनी राय। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी असम के मुख्यमंत्री 2012 में और 2025 में कितने बदल गए हैं दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। इसका एक एग्जांपल बीते दिन सामने आया, जहां पर 25 जून को भारत के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था, क्योंकि इस दिन इमरजेंसी घोषित की गई थी। यह दावा करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जिन्होंने संविधान का गला घोटा, आज वो संविधान के रक्षक बने पड़े हैं। इंदिरा गांधी की एक फर्जी तस्वीर लगाकर, कार्टून दिखाकर उन पर आलोचना की गई दोस्तों। इस पर जवाब देते हुए लोगों ने कहा कि 2012 में तुम्ही ने 2015 में तुम्ही ने इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए उनको ट्रिब्यूट दिया था, श्रद्धांजलि दी थी। यानी 2012, 2011, 2014 और 31 अक्टूबर का अगर आप इनका 2015 का ट्वीट देखेंगे दोस्तों, तो ये इंदिरा गांधी के सबसे बड़े समर्थक थे, क्योंकि उस समय में कांग्रेस पार्टी में थे। फिर चीट फंड का एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, फिर बीजेपी में चले जाते हैं और अमित शाह कहते हैं कि हम जेल में भेजकर दिखाएंगे इन्हें। लेकिन जेल में भेजना तो दूर की बात, मुख्यमंत्री बनाकर सबके सामने रख दिया गया है दोस्तों। अब इनको इंदिरा गांधी से दिक्कतें होने लगी है। इमरजेंसी को अब ये गलत बता रहे हैं, जबकि इमरजेंसी के दोनों पहलू होते हैं, सही और गलत दोनों। लेकिन इनको अपने आकाओं को खुश करना है, बीजेपी के आला कमान को खुश करना है, तो इस तरीके का बयान दे रहे। वरना 2011, 12, 13, 14, 15 हर जगह जब इन्होंने ट्वीट किया था तो इंदिरा गांधी के लिए हमेशा अच्छी बातें ही लिखी थी। लेकिन क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना बीजेपी आला कमान इनको पसंद नहीं करेगी तो बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। साथ साथ पूरा विपक्ष पहलगाम पर स्पेशल सेशन की मांग कर रहा है, लेकिन सत्र नहीं बुलाया गया। 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें मोदी जी आए ही नहीं। नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था, हम मीटिंग कर रहे हैं, पर वो बिहार में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वो पहलगाम के हमले में पीड़ितों के प्रति कितनी हमदर्दी रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेंद्र मोदी को इस मसले पर घेरा गया है दोस्तों। इसी के साथ में संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने जस्टिस वर्मा को लेकर गंभीर सवाल पूछे हैं दोस्तों। संसद की एक स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को कई सांसदों ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर जले हुए नोट मिले, न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया, जांच किया गया तो पता चला कि इसमें जरूर करप्शन का एक मामला बनता है और भी कई दावे किए गए। लेकिन अब इनको हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है दोस्तों। संसदीय समिति में भी चर्चा शुरू हो गई है, आने वाले सेशन के अंदर भी इस पर जोरदार बहस हो सकती है दोस्तों। यशवंत वर्मा खुद तो इस्तीफा देने वाले नहीं है, तो इनके खिलाफ पहले न्यायिक जांच की गई। अब हो सकता है कि संसदीय समिति भी अपनी जांच बिठा दे। अगर ऐसा होता है तो ये पहले जज होंगे जिनके खिलाफ इतने सारे स्टेप लेने पड़ रहे हैं इनको हटाने के लिए। अमूमन जजों पर अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं और ये साबित हो जाते हैं तो जज अपना इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन ये अलग ही तरीके का जज है दोस्तों। 2 शब्द इनके बारे में जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और अपडेट की और, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी के लोग नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये संविधान बचाओ की बातें करते हैं। उन्होंने बीजेपी की वैचारिक पूर्वज आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जिनका संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, वे लोग संविधान बचाने की बातें कर रहे हैं। ये अजीब विडंबना है। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया, उन्हें अब सद्बुद्धि आ गई है। खड़गे ने दावा किया है कि 1 साल से संविधान बचाओ यात्रा उनकी पार्टी हर जगह निकाल रही है और संविधान के प्रति लोगों में एक तरीके से सेंसिटिविटी आई है। लोग समझ रहे हैं कि संविधान है तो वो है, वरना देश एक ऑटोक्रेसी में चला जाएगा, एक तानाशाही में चला जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर तेज प्रताप यादव ने फिर से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, उनसे कोई और बिहार के अंदर ये आयोग बनवा रहा है और अपने लोगों को सेट करता जा रहा है। साथ साथ बीजेपी काशी या अयोध्या के बाद अब मथुरा को लूटने की तैयारी कर रही है। वृंदावन में स्थानीय लोगों को उजाड़ कर बाहरियों को बसाने की कोशिश की जा रही है। कॉरिडोर के नाम पर हजारों छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ने की तैयारी बीजेपी इस प्रोजेक्ट के नाम पर कर रही है दोस्तों। यानी मथुरा के अंदर एक कॉरिडोर बन रहा है जिसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है और पैसे भी अलॉट कर दिए गए हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ने मथुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता, उनके मनसा पर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। वहीं पर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से मुंह चुराकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कैसे राजनीति का मौका दे रही है, ये सवाल लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं दोस्तों। लोगों का कहना है कि 50 साल हो गए इमरजेंसी लगाए हुए, लेकिन आज तक बीजेपी के लोग इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी 25 तारीख आता है, 25 जून आता है, भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाने लगते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इमरजेंसी लागू करने के पीछे कई सारे तर्क थे। कई सारे संगठन ने इमरजेंसी का सपोर्ट भी किया था दोस्तों। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी हुआ भी नहीं करती थी और यही बड़ा कारण है कि 77 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी वापस से बाउंस बैक करती है और तगड़े तरीके से उनको जनता वोट देती है। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। लोगों को पता चल गया कि आखिर इमरजेंसी क्यों लागू करनी पड़ी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जिस दौर में भारत 1971 का युद्ध
लड़के आया था और स्थिति खराब चल रही थी। उसके बाद पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था दोस्तों, और एक बड़ा आंदोलन विदेशी फंडिंग पर भी भारत के अंदर शुरू हो चुका था। तो इन सारी बातों को भापते हुए इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। और पंजाब की स्थिति तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। तो ये सारे बड़े कारण थे जिसके लिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी दोस्तों। लेकिन अब अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इमरजेंसी वाले मामले पर झुकने की जगह उसका करारा जवाब देना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ में होने वाली किसान जवान संविधान सभा की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। उनके साथ में पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद है और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। और क्योंकि प्रभारी होने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है तो काम भी उसी तरीके से किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ अभद्रता के विरोध में स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच गए पार्टी के विधायक प्रिविलेज कमेटी में मामले को रखने का प्रस्ताव भी पास किया गया। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ सरकारी कार्यक्रम में हुई अभद्रता के मामले पर पार्टी विधायक मंगलवार को चंडीगढ़ में विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण से मुलाकात करने पहुंचे। 25 मई को चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई और विधायक अशोक अरोड़ा, चंद्र प्रकाश और रामकरण काला के साथ सरकारी कार्यक्रम में अभद्रता की गई, जिसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जब तक माफी ना मंगवाए तब तक इस पूरे मामले पर डटे रहना है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब की सियासत में एक और बड़ी हलचल देखने को मिली है दोस्तों। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आंसू ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और अब एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया है दोस्तों। प्रगट सिंह और किकी ढिल्लों ने अपने इस्तीफे पार्टी को सौंप दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी है जिसमें महासचिव केसी वेणुगोपाल है और पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल है, उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार भी लिया है दोस्तों। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को नए रूप में ढालने की एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन अगर वो दिन रात मेहनत करे तो जरूर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर पंजाब में उभर सकती है दोस्तों। और ये एक तरीके से पार्टी के लिए आंख खोलने वाला मामला है क्योंकि उपचुनाव में हार मिली है और 27 में चुनाव है, मात्र 1-1.5 साल का टाइम बचा हुआ है। तो अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी रिकवरी करवा लेती है तो फिर वो अच्छी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति और आसान हो जाएगी। साथ साथ हरियाणा में 11 साल से अधूरे संगठन का निर्माण करने में जुटी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की राजनीतिक निष्ठा पर सवाल खड़े होने लगे हैं दोस्तों। 37 विधायकों वाले कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्य प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों लगातार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उन्हें जमकर सत्ता का लालच दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बीजेपी की सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं विधायकों को लग रहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको अच्छे बड़े पोस्ट मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारे या विधायकी लड़वाए जो लोग पार्टी के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे दोस्तों। और अगर इस तरीके की स्थिति और कई सारे विधायक सीएम सैनी की तारीफ कर रहे हैं, भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन भी जाती तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पार्टी तोड़ने में आसानी हो सकती थी दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही चुनावी मैदान में उतारकर लड़वाना चाहिए ताकि वो हमेशा कांग्रेसी रहे तो लिखेगा जरूर। इसी के साथ में हरियाणा के बाद चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव के बहाने चिराग पासवान की पार्टी उनके सांसद ने नीतीश कुमार पर तंज निशाना साध दिया है दोस्तों। लोजपा के बिहार के प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है दोस्तों। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय सर्वेक्षण करवा लेते हैं। उनकी पार्टी दावा करती है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये एक बड़ा कदम है, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे दोस्तों से लेकर अपने सहयोगी ही सवाल खड़ा करने लगे हैं। तेजस्वी यादव के इस सर्वे के बूते अपने वोट बैंक की संख्या उजागर की, सत्ता की अपनी दावेदारी मजबूत की। उन्होंने कहा कि यानी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान की पार्टी के नेता और बिहार के प्रभारी और सांसद अरुण भारती कहते हैं कि बिहार में जातीय सर्वे बहुजन समाज के साथ एक धोखा है। धोखा इसलिए है क्योंकि इस सर्वे के अंदर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो वास्तविकता से दूर है, यानी कुछ समाज के लोगों की संख्या कम दिखाई गई है, कुछ की ज्यादा दिखाई गई है। एक तरीके से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया गया है कि वो जानबूझकर सर्वे करवाते हैं, यानी जातीय जनगणना करवाते हैं और उसमें अपने समाज की संख्या ज्यादा दिखवाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अब चाहे जितना भी चिराग पासवान की पार्टी के लोग नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के खिलाफ बोले, जनता को समझ में आ चुका है कि इन लोगों का बिहार के चुनाव में कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल 2-4-5 सीटों की पार्टी बनकर रह गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों चिराग पासवान की पार्टी के बारे में और उनके नेताओं के द्वारा बार बार नीतीश कुमार को आईना दिखाने के बारे में? हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते थे आपका चैनल जय हिंद जबरदस्त। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।